हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 11 और 12 ज्योग्राफी का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल भी लिया जाता है, तो प्रैक्टिकल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। और इसमें 11 और 12 दोनों का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 11 12 हम दोनों कर रहे हैं तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आराम से एक एक देख लेना है, और सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड सारा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देख लेना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और मेजर पेपर 10 का ऑलरेडी हो चुका है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेजर पेपर 11 में आपको क्या पढ़ना था, सिलेबस तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेजर पेपर 11 में आपको पढ़ना था रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क, यानी शोध पद्धतियाँ या फील्ड वर्क के बारे में आपको मेजर पेपर 11 में दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा गया है कि शोध तथ्यों या सिद्धांतों की खोज में सावधानी पूर्वक जांच या परीक्षा है, यह कथन दिया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन इनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, क्लिफोर्ड वुडी। क्लिफोर्ड वुडी। अगला सवाल है कि शोध एक प्रक्रिया है। शोध किस तरह का प्रक्रिया है? तो शोध है आपका ये ऑल ऑफ द एबव, यानी कलेक्टिव भी है, एनालिसिस भी है, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये इस तरीके का प्रक्रिया है। रिसर्च से ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट में पूछा जाता है रिसर्च के बारे में, इसको आपको याद करके रखना है। किस प्रकार का शोध किसी भी विपणन या व्यापार राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? Which type of research is an important part of any marketing और बिजनेस स्ट्रेटजी? तो वो हो जाएगा ये समन्वयी शोध। किस प्रकार का शोध प्रकृति में मात्रात्मक होता है? Which type of research is quantitative in nature? इसका जो नेचर होगा वो ऐसा होगा, वो मात्रात्मक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी ये भी होगा और ये भी होगा। सभी शोध प्रकृति घटना से संबंधित या शुद्ध गणित से संबंधित सभी उदाहरण है, यानी ऑल रिसर्च रिलेटेड टू नेचुरल फेनोमेना और प्योर मैथमेटिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका शुद्ध शोध का एग्जाम्पल। प्योर रिसर्च, रिसर्च के बारे में हम सब्जेक्टिव क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 2 में आपको शोध प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो शोध प्रक्रिया क्या है? रिसर्च प्रोसेस इज तो ये जो टॉपिक है आपका दिया हुआ रिसर्च प्रोसेस यानी शोध प्रक्रिया, इससे रिलेटेड ना लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। शॉर्ट में भी बोला जाता है डिफाइन रिसर्च प्रोसेस, यानी शोध प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। इस तरीके का सवाल शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो पूछा जाए आपसे तो आपको ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि रिसर्च प्रोसेस का जो वेरियस स्टेप होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, इसके कितने स्टेप है। तो ये सब आपको याद रख लेना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव से ही आपको आइडिया लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रॉड टर्म, विस्तृत पद। अगला सवाल है कि हार्टन एवं हंट के अनुसार शोध की वैज्ञानिक विधि में शामिल है। अकॉर्डिंग टू हार्टन एंड हंट द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स। तो इसमें क्या इंक्लूड है? तो इसमें आपका इंक्लूड है ये 8 बेसिक स्टेप। अगला सवाल, शोध प्रचना में विशेष रूप से किस बारे में जानकारी होती है?
रिसर्च डिज़ाइन स्पेसिफिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे कंटेन होगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें होता है। अगला सवाल है कि शोध प्रक्रिया में समंक संग्रहण के पश्चात अगला चरण क्या होता है? तो अगला चरण क्या हो जाएगा? तो अगला चरण आपका हो जाएगा डाटा एनालिसिस। शोध प्रक्रिया में क्षेत्रीय अध्ययन में बेहतर बाहरी वैधता है किसके स्थान में, यानी इन द रिसर्च प्रोसेस फील्ड स्टडी हैज बेटर एक्सटर्नल वैलिडिटी इन प्लेस ऑफ, तो किसके प्लेस पे? तो वो हो जाएगा आपको ये प्रयोगशाला अध्ययन के प्लेस पे। शोध प्रक्रिया में एक लिखित सर्वेक्षण जो स्वयं प्रबंधित होता है वो क्या कहलाता है? यानी इन द रिसर्च प्रोसेस रिटन सर्वे दैट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ये मेल सर्वे, यानी डार्क सर्वेक्षण, डार्क सर्वेक्षण। चैप्टर 3 जिसमें आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस के बारे में, यानी परिकल्पना के बारे में। तो परिकल्पना से रिलेटेड भी लॉन्ग में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपोथेसिस, या फिर रोल ऑफ हाइपोथेसिस क्या है रिसर्च में, ये भी पूछा जाता है आपसे। शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्लास जब होगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो यह कथन किसने लिखा? यह कथन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कथन। यह कथन किसने लिखा? एक परिकल्पना को चर के बीच अनुमानित संबंध के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं की अपेक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये टकमैन। ये स्टेटमेंट टकमैन जी के द्वारा लिखा गया था। परिकल्पना परोक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? परोक्षण यहाँ पे नहीं होगा, परीक्षण होगा। परीक्षण, तो आपको यहाँ पे ये परीक्षण कर लेना है। परिकल्पना परीक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी इनके द्वारा किया गया था। अधिकांश वैज्ञानिक गतिविधियों की कार्यप्रणाली क्या है? अधिकांश वैज्ञानिक गतिविधियों की कार्यप्रणाली क्या है? व्हाट इज द वर्क प्रोसीड्यूर ऑफ मोस्ट साइंटिफिक एक्टिविटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। एक शून्य परिकल्पना यह है कि परिकल्पना जिसे अनुमान के तहत संभावित अस्वीकृति के लिए जांचा जाता है कि यह सत्य है, के लिए जांचा जाता है कि यह सत्य है। तो क्वेश्चन 4 नंबर कुछ इस तरीके से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है नल हाइपोथेसिस के बारे में। शून्य परिकल्पना को दर्शाया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस को किस तरीके से दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाया जाता है ये ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से दर्शाया जाता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ये हो गया एच और नीचे में ओ लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे जो एच ए लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से होगा, एच नीचे में हो जाएगा आपका ए, ऐसे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे H1 लिखा गया है, एच और नीचे में 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इसको आपको ठीक कर लेना है। बाकी आंसर आपका हो जाएगा ये एच नीचे में ओ। अगला सवाल है कि प्रत्येक शून्य परिकल्पना के साथ एक और परिकल्पना जुड़ी होती है, मतलब विथ एवरी नल हाइपोथेसिस अनदर हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड। तो उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि सभी परिकल्पनीय जांच सीधे आधारित होती है, यानी ऑल हाइपोथेटिकल टेस्ट आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये आपका हो जाता है नल हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए। असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकारने को त्रुटि कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ये टाइप 2 एरर कहा जाता है। इसको मतलब दो प्रकार की त्रुटि, दूसरे प्रकार की त्रुटि, टाइप 1 नहीं टाइप 2 कहा जाता है। तो चैप्टर 4 क्वेश्चन पूछा गया है ऐतिहासिक पद्धति का आगमन यानी इंडक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। तो आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने की वर्तमान को ढाला है। यह किसने कहा? तो हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल मेथड इज द सर्च बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन फॉर दोज सोशल फोर्सेस ऑफ द पास्ट दैट हैव शेप्ड द प्रेजेंट। हु सेड दिस? यानी ये किसने कहा था? तो वो कहते हैं ये पीवी यंग, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट लिखा गया है। सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? यानी हु फर्स्ट यूज द केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड को सबसे पहले कौन यूज करते हैं? तो वो है ये, बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है, ली प्ले एवं हर्बर्ट स्पेंसर। ये आपको नाम याद रखना है। अगला है कि किसने अपने अध्ययन में व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति का अत्यंत व्यवस्थित ढंग प्रयोग किया है? हु मेड द मोस्ट सिस्टमेटिक यूज ऑफ केस स्टडी मेथड इन द स्टडी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो लिखा गया है किसने अपने अध्ययन का नाम लिखा गया है द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। तो ये है आपका अध्ययन का नाम, जो कि इंग्लिश में ही लिखा गया है। हिंदी में इसको नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है अगर आप चाहे तो, लेकिन ये इंग्लिश में ही अध्ययन का नाम लिखा गया है। तो किसी ने अपने अध्ययन में व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका में व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति अत्यंत व्यवस्थित ढंग प्रयोग किया है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी बिल्कुल सही लिखा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉमस और नैनिकी। घामस लिखा गया है, घामस नहीं होगा, यहाँ पे थॉमस होगा, थॉमस कर लेना है आपको इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे कि समाजमिति नामक पद्धति का प्रयोग किसने अपनी पुस्तक का नाम है हु शैल सर्वाइव में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, J.L. मोरनेव। अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की पद्धति कहलाती है। द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है ये हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। सामाजिक घटनाओं के गुणात्मक अध्ययन के संबंध में कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है? विच मेथड इज बेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना? क्वालिटेटिव स्टडी। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति। किस पद्धति को विद्वानों ने समन्वयात्मक, गणितात्मक और वास्तविक व ऐतिहासिक पद्धति कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव मेथड, आगमन पद्धति। चैप्टर 5 जिसमें आपको पढ़ना है वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, यानी साइंटिफिक मेथड के बारे में आपको पढ़ना है।
तो क्वेश्चन है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, यह किसने कहा था। साइंस का जो संबंध है वो मेथड से है न कि सब्जेक्ट मैटर से है, ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। ये गलत है। क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी गलत है। री एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी, ये भी गलत है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा वैज्ञानिक पद्धति के चरण से संबंधित नहीं है। तो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सी नहीं है पूछा गया है आपसे। तो इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। किसने निगमन पद्धति को बौद्धिक प्रयोग की प्रणाली कहा है। Who called the deductive method a system of intellectual experiment। डिडक्टिव मेथड होगा यहाँ पे, आपको ये जे लिखा हुआ है, जे के जगह पे डी होगा, ये ठीक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर बोल्डिंग। कौन सा तथ्य निगमन पद्धति के गुणों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ये ऑप्शन नंबर सी। किसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सभी शाखाओं में एक जैसी होती है। तो किसके अनुसार, तो वो है ये ऑप्शन नंबर ए। किसके अनुसार तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति ही एकमात्र पद्धति है जिसके द्वारा हमें सत्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेटो। किसने कहा है कि निगमन आराम कुर्सी विश्लेषण को सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता है। तो ये बात किसने कहा है, हु सेड दैट। तो ये कहा गया है आपका इनके द्वारा, एपी लर्नर के द्वारा। अब चैप्टर 6, इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के बारे में। अवलोकन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग शॉर्ट में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निरीक्षण आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी दशा अवलोकन के दोष को व्यक्त नहीं करती है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी दशा अवलोकन की विशेषताओं को नहीं दर्शाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि निरीक्षणकर्ता अपने उद्देश्य को प्रकट किए बिना समूह का सदस्य मान लिया जाता है। यह किसने कहा था, तो ये कहा गया था इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी दशा सहभागी अवलोकन के गुणों को व्यक्त नहीं करती है। तो वह है आपका ये लिमिटेड प्रैक्टिस। कौन सी दशा असहभागी अवलोकन के गुणों को व्यक्त नहीं करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी दशा अवलोकन प्रविधि के महत्व को दर्शाती है। तो हो जाएगा ये सिंपल एंड प्राइमरी टेक्निक। कौन सी दशा असहभागी निरीक्षण के दोष को व्यक्त नहीं करती है। तो इसमें हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, सब में लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन ऑप्शन में अंतर है। कौन सी दशा सहभागी अवलोकन के दोष को व्यक्त नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली।
इसमें आपको प्रश्नावली के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है इनका, गुडे तथा हॉट। किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? वो है आपका ये फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चनरी। किसके संरचना के आधार पर प्रश्नावली को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है? 2 श्रेणियों में, तो ये है ये पीवी यंग, जिसकी रचना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही उद्देश्य को सामने रख करके कर ली जाती है, कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो आपका कहलाती है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए गला फंस रहा है। तो संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दिखाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी दशा प्रश्नावली के गुणों को व्यक्त नहीं करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी दशा प्रश्नावली के दोषों को व्यक्त नहीं करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 9 का एक अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। ये भी गलत गलत गलत, ये हो जाएगा सही। निर्देशन में अभिनति, व्यास इन द सैंपल। चैप्टर 8 में आपको अनुसूची के बारे में पढ़ना है। इस बार बोले तो ज्योग्राफी में ना थोड़ा सा बस अजीब सा टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए आपको, फिर भी कोई बात नहीं, दिया गया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अनुसूची प्राय ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी दशा अनुसूची की विशेषता को इंगित नहीं करती है? इंडिकेट नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। अनुसूची के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन नहीं होगा, कथन हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया के चरणों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन अनुसूची की अंतर्वस्तु वस्तु से संबंधित नहीं है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। निम्न में से कौन अनुसूची के प्रकार से संबंधित नहीं है? वो जाएगा ये, ऐसे प्रश्न जिनके संभावित उत्तर प्रश्न के साथ नहीं लिखे जाते और जिनका उत्तर देने के बारे में उत्तरदाताओं को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ये अनरेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिनमें प्रतिबंधित एवं अप्रतिबंधित प्रश्नों का मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ये मिक्स्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन अनुसूची द्वारा आंकड़े संकलन करने की प्रक्रिया के चरण में संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा ये ऑप्शन डी। और निम्न में से कौन अनुसूची का एक उद्देश्य है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मेजर फील्ड रिसर्च टेक्निक। तो ये सब तो नहीं होगा। अवलोकन में सहायता प्रदान करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का डी।
चैप्टर 9 इसमें आपको पढ़ना है इंटरव्यू के बारे में, मतलब साक्षात्कार के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, साक्षात्कार मौलिक रूप में सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन इनका है, ऑप्शन नंबर डी। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी दशा साक्षात्कार के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल इंटरव्यू। उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये ग्रुप इंटरव्यू। साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी के लिए साक्षात्कारकर्ता को किन बातों की स्पष्ट जानकारी होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्पोंडेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य बताना, सहयोग याचना या सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर? तो इसका हो जाएगा झूठ बोलने वाले। अब चैप्टर 10 इसमें आपको पढ़ना है सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, यानी निर्दर्शन एवं इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन, एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका इनका गुडी एंड हट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मेथड इज अ ग्रुप ऑफ यूनिट स्टडी? किसके इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है? तो वो है आपका ये क्लस्टर सैम्पलिंग। निम्न में से कौन सी दशा निर्दर्शन प्रविधि की सीमाओं को व्यक्त नहीं करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस विधि का उपभोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड मेथड। पहली बार में चयनित निदर्शन से वांछित एवं आवश्यक परिणाम प्राप्त न होने पर जब निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ये रिपीटेड सैम्पलिंग। किसका प्रयोग एक बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति विधि को संभाग निरीक्षण भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा एरिया सैम्पलिंग। किसने निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच के लिए प्रमाप त्रुटि के आधार पर निदर्शनों के महत्व का परीक्षण करने का सुझाव दिया? तो वही है मोजर। चैप्टर 11 जिसमें केस स्टडी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें व्यक्ति परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका इनका बीसेंज एंड बिसेंज। तो हाँ, बीसेंज एंड बिसेंज इस तरीके से होगा। किस प्रकार की सूचनाओं का संकलन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटेटिव। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। To whom goes the credit for using the case study in a systematic and scientific manner? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। Which
technique did lay play use for the study of the income expenditure budget of families in France? तो ये हो जाएगा केस स्टडी मेथड। In a case study, the first tool for obtaining primary information related to a social unit is, तो ये इंटरव्यू। किसने जीवन इतिहास को सामाजिक सूक्ष्मदर्शन यंत्र माना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which defect of the case study did Goody and Hart call arbitrary theorization? ओ हो जाएगा ये faulty generalization। चैप्टर 12 जिसका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, किसने वैज्ञानिक विश्लेषण को अनुसंधान का रचनात्मक पक्ष कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण आंकड़ों से होता है, परंतु केवल आंकड़ों का एक संकलन उसी तरह विज्ञान नहीं है कि जैसे पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है। ये कथन किसका है? वैसे तो कथन बहुत अच्छा लिखा गया है, एकदम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ करके लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 का बी। आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है? तो किन बातों का ध्यान रखना है? ऑल ऑफ द अबव, इस सब बातों का ध्यान रखना है। आंकड़ों की तौल के लिए जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आवश्यक है वे हैं, तो वे क्या है? तो वे है ये ऑल ऑफ द अबव, ये सब है। क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन का निर्माण करना है जो कि एकत्रित आंकड़ों को उनके उचित स्थान तथा संबंधों में प्रस्तावित करने में सहायक हो ताकि उनसे सामान्य निष्कर्षों को निकाला जा सके। ये कथन किसका है? तो ये कथन है इनका पीवीएम। तो इस क्लास का ये लास्ट चैप्टर है, मतलब मेजर पेपर 11 का ये लास्ट चैप्टर है, रिपोर्ट राइटिंग। निम्न में से कौन सा कथन रिपोर्ट के उद्देश्य को दर्शाता है? तो वो है ये ऑप्शन नंबर डी। रिपोर्ट का प्रारंभिक भाग है, तो प्रारंभिक भाग इसका होता है ये प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाता है। किसके बिना किसी भी प्रकार का कार्य संचालित नहीं हो सकता है? तो वो हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर। अनुसंधान रिपोर्ट को तैयार करने में कौन से तत्व प्रमुख रूप से सहायक हो सकते हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताओं को इंगित नहीं करती है, मतलब इंडिकेट नहीं करती है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि रिपोर्ट को लिखना एक सरल कार्य ही होगा, क्योंकि यह तो केवल मात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों का एक विवरण मात्र है। लेकिन वास्तव में यह काम शायद ही सरल हो। यह कथन किसका है? तो ये बिल्कुल बात सही है कि वास्तव में ये सरल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेजर पेपर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे मेजर पेपर 12 की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर पूछा गया आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन है, दूरस्थ संवेदन तकनीक एक संग्रहण तकनीक है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज ए कलेक्शन टेक्निक ऑफ, तो किसका टेक्निक है? तो वो है आपका ये सूचना का, कलेक्शन टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन। इन विच ईयर डिड द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक प्लेस? तो कौन से ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1960 में। द टेक्निक इन विच एरियल फोटोग्राफ्स आर यूज्ड टू स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है ये एरियल फोटोग्राफी।
पृथ्वी के किसी वस्तु को पृथ्वी से सुदूर जाकर किसी भी स्पेक्ट्रम प्रदेश से देखने की प्रक्रिया को कहा जाता है, उसको कहा जाता है ये रिमोट सेंसिंग। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग आर देयर, मतलब सुदूर संवेदन के कितने प्रकार होते हैं, तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार होते हैं। ये हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर ही दिया गया है इस पे। अगला है हाउ मेनी इंटरेक्शन डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव विद द सरफेस, तो वो हो जाएगा 5। हाउ मेनी मेन प्रोसेस डज सोलर एनर्जी अंडरगो इन द एटमॉस्फेयर, वो हो जाएगा ये 2। इन हाउ मेनी आवर डू मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है आपका ये 12 घंटा। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब हाउ मेनी स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, कितनी स्टेज होती है, तो वो है आपका ये 7। व्हाट टाइप ऑफ डाटा डज ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा डज ग्राउंड ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड अस, ये वाला इंग्लिश ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो हिंदी में कुछ इस तरीके से है कि वो अवलोकन हमें कौन सा आंकड़ा प्रदान करता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियो सरफेस। टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग चैप्टर 2 इसी के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदूर संवेदन के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी तुरंत बताएं कि ये 2 प्रकार का होता है। वायु अवरक्त क्रमवीक्षक प्रणाली के कुल कितने घटक होते हैं, मतलब हाउ मेनी कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो कितने कंपोनेंट्स है, तो वो हो जाएगा आपका 3। व्हाट हाइट इन मीटर इज कंसीडर सुटेबल फॉर इंफ्रारेड सर्वे, इंफ्रारेड सर्वे, तो ये 2000 मीटर। इन हाउ मेनी पार्ट्स आर एक्टिव सेंसर डिवाइड, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वह 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर देयर, तो प्लेटफॉर्म है आपका 3। इन द रिमोट सेंसिंग सिस्टम फॉर व्हाट पर्पस इज द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड, तो वो हो जाएगा आपका ये एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर व्हाट पर्पस इज द एटमॉस्फेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड, तो वो हो जाएगा आपका ये फॉर फोटोग्राफ्स। इन द एयरक्राफ्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट हाइट इन मीटर इज द एयरक्राफ्ट यूज, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट आर देयर इन द एयर बेस्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम, तो कितने इंस्ट्रूमेंट होती हैं, तो वो है आपका ये 4। इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ डू स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म रिवॉल्व फ्रीली, तो वो है आपका ये ऑल अराउंड, ऑप्शन नंबर सी, चारों ओर। चैप्टर 3 स्थानीय ज्ञान के लक्षण निम्नलिखित प्रारूप है, तो वो है आपका ये ओरिजिनल, लोकल, मूल, स्थानीय, विश्लेषण, मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये नॉलेज क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है कि GIS तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में होता है, तो GIS का प्रयोग किया जाता है आपका लैंड यूज प्लानिंग में भी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में भी, मार्केटिंग एनालिसिस में, इन सब में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। जियो इन्फो सिस्टम निम्न में से किसका नाम है, तो किसका नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैगजीन, GIS मैगजीन। अगला सवाल है GIS तकनीक का प्रयोग किस समय में भौगोलिक आंकड़ों के संग्रहण व गणना हेतु किया जा रहा है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी,
निम्न में से भौगोलिक सूचना प्रणाली के तत्व नहीं है, तो हो जाएगा किताब। जीआईएस का शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिस्ट्री। जीआईएस की शाखा नहीं है, तो जीआईएस की शाखा ये नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है। चैप्टर 4, इसमें आपको पढ़ना है आंकड़ों का अधिग्रहण किसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो आपका हो जाएगा ये लैंड सरफेस। निम्नलिखित में आंकड़ों संरचना नहीं है, आंकड़ा संरचना नहीं है, तो इसमें होगा बी सॉफ्टवेयर। राष्ट्र प्रणाली की क्षमता नहीं है, तो राष्ट्र प्रणाली में हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी। चित्ररेखा पुंज आंकड़ा फॉर्मेट का एक अवगुण क्या है, तो वो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी। संदेश आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी। चैप्टर 5 है कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो वो ये है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो किस संस्था ने किया, तो वो है आपका ये सीडैक। WWW के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, यानी इन्वेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है ये टिम बर्नर-ली। ईमेल का जन्मदाता कौन है, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी और क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, पता नहीं क्या सिलेबस दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है, व्हाट इज बग इन ए प्रोग्रामिंग, तो बग क्या होता है, तो बग है आपका एक एरर होता है, एरर टाइप होता है। अब है चैप्टर 6, जिसमें आपको भूमि संरचना प्रणाली में जीआईएस के बारे में पढ़ना है। आपको जीआईएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा जीआईएस से 3-4 चैप्टर ही पूरा दिया गया है, मतलब ये आई थिंक ये लास्ट का यूनिट है जिसमें जीआईएस के बारे में पूरा दिया गया है। वानिकी एवं खेती में अनुप्रयोग नहीं होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन इन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, तो वो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन सेटलमेंट कंडीशन। मृदा संसाधन मानचित्र एवं संरक्षण को जीआईएस के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है, तो यहाँ पे जो लिखा मैपिंग होगा, मैपिंग ये बीच में से डैश हट जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लैंड यूज। आपदा प्रबंधन निम्न चरणों में किसके द्वारा संपन्न नहीं होती है, तो नहीं होता है इनके द्वारा, रेस्पॉन्स। चैप्टर 7 आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, तो क्वेश्चन पूछा गया भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास किस दशक में प्रारंभ हुआ, इन विच डिकेड डिड द डेवलपमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिगेन, यानी कौन से ईयर में हुआ था, तो वो होता 1960 में। यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, डैश हट जाएगा तो हटा लेना है आपको। भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास कब हुआ, तो भारत में कब हुआ था, तो भारत में हुआ था 1980 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट कौन सा इसमें से नहीं है, तो वो है आपका ये आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ, आर्यभट्ट सैटेलाइट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका इसमें 1975 में, 1975। अब बात हो रही है PSLV की। PSLV क्या है, तो PSLV क्या है, आई होप आपको पता होगा अच्छे तरीके से क्या है, तो ये लॉन्च व्हीकल है। तो हो गया आपका मेजर पेपर 11 और 12 कंप्लीट, MJC 11 और 12 कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर, ये आपको यहाँ से देख लेना है। ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछा जाता है, बस यहाँ से आप देख लीजिए इस तरीके से कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ स्क्रीनशॉट भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से भी आपको अगर बनाना हो तो बना लेना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप। उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है वाइवा में। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब इंतज़ार करना है आपको सब्जेक्टिव क्लास के लिए। सब्जेक्टिव क्लास जैसे ही, और भी तो बहुत सारा सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम सबका सब्जेक्टिव पढ़ाना अपने आप ही शुरू कर देंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर थोड़ा सा ज़रूर करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बता देना है ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। एग्ज़ाम डेट अगर आपका निकल गया है तो आपको एग्ज़ाम डेट भी कमेंट में बता देना है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।